अगर आप रूरल इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप उन वेस्ट को एकत्रित करके अभी भी जहाँ पे एलपीजी कनेक्शन नहीं लगा तो इन वेस्ट को एकत्रित करके लोग चूल्हा जलाते हैं. आई एम नॉट फिनिशिंग द कोर्स फॉर यू, देन यू विल नॉट वॉच माई चैनल, देन यू विल नॉट वॉच दिस वीडियो बिकॉज आई एम नॉट फिनिशिंग द कोर्स एंड आई एम इन द मिडिल ऑफ कोर्स. तो ये मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा कि इस चैनल को प्रमोट किया जाए. सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर. आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के सब टॉपिक सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में. पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में किन किन क्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जाता था, किन किन कलाकृतियों को प्रोड्यूस किया जाता था, किन किन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था. कार्नेलियन की बात की, जैस्पर की बात की, क्रिस्टल की बात की, किन किन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था. तो हमने देखा कॉपर का वो लोग इस्तेमाल करते थे. आयरन का आविष्कार उस जमाने में नहीं हुआ था तो आयरन एज अभी शुरू नहीं हुआ. वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जब हम अगले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन में जो 1500 BC के बाद इमर्ज होती है वहाँ पे आयरन एज शुरू होता है, वहाँ से आयरन का आविष्कार शुरू हुआ. तो थ्रू आउट द ग्लोब पूरी दुनिया में आयरन का इस्तेमाल शुरू होगा. So they were using copper, they were using bronze and they were using gold. Now this subtopic video will be on how the materials were procured. इतने ज़्यादा जो क्राफ्ट का हम लोग प्रोडक्शन करते थे ना केवल अपने डोमेस्टिक यूजेस के लिए बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी, विदेशों के मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए भी. तो मटेरियल्स कहाँ से आते थे? अब सारी चीज़ें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लैंड है मतलब शॉर्तुगाई से लेके नीचे दाइमाबाद तक और इधर शुक्कागन दौर से लेके आलमगीरपुर तक, इतने क्षेत्र में सारी चीज़ें तो नहीं मिल जाएंगी. हो सकता है कार्नेलियन मिल जाए लेकिन जैस्पर नहीं मिलेगा, क्रिस्टल नहीं मिलेगा. हो सकता है शॉर्तुगाई से लैपिस लजूली मिल जाए लेकिन हम फिर गोल्ड कहाँ से लाएंगे, कॉपर कहाँ से लाएंगे. तो हाउ द मटेरियल्स वर प्रोक्योर्ड एंड वी विल सी द मेथड्स दैट हड़प्पन्स यूज्ड टू प्रोक्योर मटेरियल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कुछ मटेरियल्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही प्रोक्योर किए जाते थे, कुछ मटेरियल्स बाहर ओमान वगैरह से प्रोक्योर किए जाते थे. तो उनको हम देखेंगे इस वीडियो में. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, मेक श्योर दैट हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो. नाउ वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक क्विज को अटेम्प्ट करते हैं. सो बेसिकली इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट लैपिस लजूलाई. लैपिस लजूलाई क्या था? हमने देखा था कि मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में. तो लैपिस लजूलाई एक ब्लू कलर का मटेरियल होता है एंड लैपिस लजूलाई का आभूषणों को बनाने में या मूर्तियों को बनाने में, आपने मेसोपोटामिया में जो डस्क बनाए जाते थे, मेसोपोटामिया में जो डस्क बनाए जाते थे, डस्क मतलब जो हमारा सिर्फ चेहरा वाला मूर्ति होता है, सिर्फ चेहरा एंड हम उसमें कंधे तक बनाते हैं. तो उसमें हमने देखा था कि आंखों को लैपिस लजूलाई से सजाया गया था. मतलब आंखों की जगह जो हमारे यहाँ पुतलियाँ होती है तो वो लोग लैपिस लजूलाई डालते थे. तो मूर्तियों को बनाने में, आभूषणों को बनाने में लैपिस लजूलाई का बहुत बड़ा रोल था. एंड मेसोपोटामिया में लैपिस लजूलाई बहुत डिफिशिएंट मैनर में था. तो लैपिस लजूलाई के लिए जो मेसोपोटामियंस है वो डिपेंडेंट रहते थे हड़प्पन्स के लिए ही, हड़प्पन्स के ऊपर ही. तो ये चीज़ आगे हम फॉरेन ट्रेड के वीडियो में देखेंगे कि कैसे मेसोपोटामिया से उनका ट्रेड होता था, क्या क्या चीज़ें वो मेसोपोटामिया को भेजते थे, क्या क्या चीज़ें उनसे खरीदते थे. तो लैपिस लजूलाई हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन में केवल एक ही जगह पे मिलता था. पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ द लैपिस लजूलाई वाज प्रोड्यूस्ड तो वो एक ही जगह पे होता था. क्या कौन सा जगह उसका आपको नाम बताना है. लोथल है क्या वो जगह नागेश्वर है, क्या वो जगह बालाकोट है, या क्या वो जगह शॉर्तुगाई है. इन चारों में से किन जगह पे लैपिस लजूलाई का प्रोडक्शन होता था. एंड इस लैपिस लजूलाई के सोल प्रोडक्शन से, सोल मतलब इसी एक जगह जो प्रोडक्शन होता था, इन चारों में से कोई सा भी जगह हो सकता है. वहीं से एक तो लैपिस लजूलाई की डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल की जाती थी. डोमेस्टिक नीड मतलब लैपिस लजूलाई का केवल मेसोपोटामियंस तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, हड़प्पन्स भी इस्तेमाल करेंगे. तो इस लैपिस लजूलाई का मान लेते हैं लोथल में अगर लैपिस लजूलाई प्रोड्यूस की जा रही है तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था कि इससे डोमेस्टिक नीड्स भी फुलफिल हो जाती थी एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाते थे. सो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा प्लेस है जहाँ पे लैपिस लजूलाई का प्रोडक्शन होता था भारी मात्रा में, विच फुलफिल द नीड्स ऑफ हड़प्पन्स. नाउ हमने जब बात की थी क्राफ्ट प्रोडक्शन की तो हमने कुछ चीज़ें बात की थी कि कुछ स्टैब्लिश्ड सेंटर्स होते थे जो जहाँ पे कुछ सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे. स्टैब्लिश सेंटर नहीं, कुछ सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे. लाइक हमने देखा था नागेश्वर एंड बालाकोट में लैडल्स वगैरह बहुत बढ़िया बनाए जाते थे. ठीक है, फिर हमने शेल वहाँ बहुत अच्छे बनाए जाते थे. फिर हमने लोथल एंड चनहुद्रो की बात की तो वहाँ पे सीज जो मुहरे बनाई जाती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो बहुत बढ़िया बनाई जाती थी. तो दीज वर सम सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इन सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमें ये कैसे पता चलता है कि अच्छा लोथल में सील बहुत अच्छी बनती थी या मेटल प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था या शेल मेकिंग के लिए बालाकोट बहुत फेमस था या नागेश्वर बहुत फेमस था. तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन? बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो 4 तरीकों के मेथड्स का इस्तेमाल करता है, 4 से 5 तरीके. सबसे पहला रॉ मटेरियल. अब आपसे एक चीज़ अगर पूछी जाए, जैसे हमारे
हमारे पास अगर हमें लोहे की छड़ बनाना है, ठीक है, जिससे हम लोग घर बनाते हैं, तो अगर हमें लोहे से छड़ बनाना है तो रॉ मटेरियल क्या होगा? पिघला हुआ लोहा। ये जो आयरन ओर है वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। अब एक चीज़ आप बताएंगे कि आयरन ओर का इस्तेमाल करेगा कौन? आयरन ओर को कौन खरीद सकता है? जिसको आयरन ओर से किसी और चीज़ को बनाना है, यानी कि जिसको आयरन ओर को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करना है। आपने कभी आयरन ओर का जो ट्रांजैक्शन है वो किसी हाउस होल्ड के साथ नहीं देखा होगा। ट्रांजैक्शन मतलब खरीद बिक्री। किसी हाउस होल्ड को आपने कभी आयरन ओर को खरीदते नहीं देखा होगा, या किसी हाउस होल्ड को आपने डायमंड की ओर को खरीदते नहीं देखा होगा। वो लोग सीधे डायमंड ही खरीदते हैं, वो लोग सीधे आयरन के बने हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो कभी भी रॉ मटेरियल नहीं खरीदते। तो रॉ मटेरियल कौन खरीदेगा? बिजनेस खरीदेंगे। तो रॉ मटेरियल बेसिकली जब सिर्फ बिजनेस ही खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल हर एक मार्केट में तो मिलेगा नहीं, रॉ मटेरियल का अपना मार्केट होता है। तो जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल बहुत अच्छे खासे मात्रा में मिले हैं, द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल्स वेयर कंसंट्रेटेड, वहाँ पे हमने ये अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे इस रॉ मटेरियल की चूंकि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिली है, तो इससे रिलेटेड जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो यहाँ होता होगा। लेट सपोज हमने बालाकोट में जो शेल होते थे, मतलब जो मामूली शेल होते थे, अब इनसे आभूषण तो बाद में बनाए जाएंगे, पहले ये मामूली शेल होते हैं जिनको निकाला जाता है समंदर से। तो बालाकोट में हमें बहुत अच्छे खासे मात्रा में शेल्स मिले हैं। तो व्हाट डू वी फिगर आउट, हम क्या फिगर आउट करते हैं उससे? हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे चूंकि इस मामूली शेल का तो कोई इस्तेमाल है नहीं, इससे तो जब तक आभूषण नहीं बनाया जाए तब तक इस शेल का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो बाजार में बिक भी नहीं सकते। तो व्हाट वी कैन फिगर आउट फ्रॉम दिस कि यहाँ पे प्रोबेबली शेल मेकिंग का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में हमें शेल के जो रॉ शेल होता है, यानी कि जो मामूली शेल होता है, यानी कि सीधे जैसे हम समंदर से निकालते हैं, उसकी संख्या मिली है। दूसरी चीज़ टूल्स, अगेन द टूल्स, आप खुद समझे कि कहीं पे आप अगर कारपेंट्री से रिलेटेड टूल्स देखते हैं तो ऑब्वियसली टूल्स कौन खरीदेगा? बड़े ही खरीदेंगे। एंड बड़े क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उन्हें काम होगा। ऑब्वियसली टूल्स तो खेलने के लिए तो खरीदेंगे नहीं। तो अगर बड़े के टूल्स हमें कहीं पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड मिले, कंसंट्रेटेड मतलब बहुत अच्छे खासे मात्रा में जमा मिले हैं, तो व्हाट वी कैन इंटरप्रेट, हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि प्रोबेबली, क्योंकि वो उन टूल्स का तो अब कोई इस्तेमाल है नहीं, बड़े के टूल्स का हाउस होल्ड क्या करेंगे? अगर हम आड़ी पत्ती बेचे जाए बाजार में तो कौन खरीदेगा? बड़े ही खरीदेंगे। एंड बड़े ही उनको अपने प्रोडक्शन साइड पे लेके आएंगे, तो वहीं पे हमें जो आड़ी पत्ती है या और जो कारपेंटर के टूल्स है वो मिलेंगे। तो अगर वो चीज़ें वहाँ कंसंट्रेटेड मिल रही हैं तो व्हाट वी कैन फिगर आउट कि यहाँ पे प्रोबेबली कारपेंट्री होती होगी। ऐसा ही सिंपल आप ब्लैक स्मिथ के केस में ले लें, ऐसा ही सिंपल आप मेटल प्रोडक्शन के केस में ले लें। अगर हमें मेटल प्रोडक्शन से रिलेटेड टूल्स वहाँ देखने को मिलता है बहुत अच्छे खासे मात्रा में, तो व्हाट वी कैन फिगर आउट कि यहाँ पे मेटल प्रोडक्शन का साइट रहा होगा। फिर तीसरा जो तरीका है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू आइडेंटिफाई द सेंटर प्रोडक्शन, दैट इज वेस्ट मटेरियल को हमें लोकेट करना। वेस्ट मटेरियल क्या होता है? अगेन कारपेंटरी का एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी बढ़ई को काम करते देखते हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब वो काम करके ख़त्म करके जाते हैं बढ़ई, तो वहाँ पे बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है लकड़ियों का। तो ये डस्ट क्या है? वेस्ट मटेरियल है। अगर आप रूरल इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप उन वेस्ट को एकत्रित करके, आप अभी भी जहाँ पे एलपीजी कनेक्शन नहीं लगा तो इन वेस्ट को एकत्रित करके लोग चूल्हा जलाते हैं। प्रोबेबली अब शायद इतनी ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन एक्सपैंड कर गई हो कि अब लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है डस्ट को जमा करके खाना बनाने की, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा होता था। तो जो बढ़ई के डस्ट है वो किस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पे कुछ समय पहले बढ़ई ने अपना काम पूरा करके विदा लिया है। तो यहाँ पे बढ़ई कुछ समय पहले तक काम कर रहे थे। तो अगर हमें किसी भी सामान के वेस्ट मटेरियल को से हमारा सामना था, लाइक हमने मेटल प्रोडक्शन किया, तो उनके भी वेस्ट कुछ रेसिड्यू बचेंगे। रेसिड्यू मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने कुछ काम करी एंड उसमें बच गई, एंड इसका फिर हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। लाइक ये जो डस्ट है इससे आप कुछ पलंग नहीं बना सकते। इसका यूज़ ये हो सकता है कि आप इससे चूल्हा जला सकते हैं, खाना बना सकते हैं, लेकिन अब इससे वापस से दोबारा हम पलंग तो नहीं बना सकते, लकड़ी कोई चीज़ तो नहीं बना सकते, तो इसको बड़े वहीं में छोड़ देते हैं। तो वेस्ट मटेरियल अगर ज़्यादा मात्रा में कहीं मिले हैं तो वी कैन इजीली इंटरप्रेट कि यहाँ पे, जैसे सपोज हमने कारपेंट्री का देखा तो यहाँ पे कारपेंट्री होती होगी। अगर मेटल प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे पास वेस्ट मटेरियल मिलेगा तो वी कैन सी कि यहाँ पे मेटल प्रोडक्शन होता होगा। एंड जो लास्ट थिंग इज अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। देखा मार्केट में दो ही टाइप के ऑब्जेक्ट बिकते हैं, या तो ऐसे ऑब्जेक्ट, देखिए मार्केट में बिकता तो एक फिनिश्ड ऑब्जेक्ट ही है, एंड फिनिश्ड ऑब्जेक्ट में भी दो कैटेगरी आती है, एक ऐसे जो परफेक्ट है, एक ऐसे जो परफेक्ट है, एंड एक जो इम्परफेक्ट है। लाइक आप किसी पॉटर के यहाँ जाएंगे, पॉटर मतलब किसी कुम्हार के यहाँ जाएंगे, तो देयर यू कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत परफेक्ट है, जो कि कोई भी ग्राहक आके खरीद के ले जाएगा, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो इम्परफेक्ट है, लेकिन वो वहाँ पे लगा के रखे हुए हैं क्योंकि कोई भी गलती से धोखे से उसको खरीद के ले जा, लेकिन उनको उम्मीद ही है कि भाई इम्परफेक्ट गुड्स भी बन जाए। क्यों? क्योंकि वो फिनिश्ड है, हमने उसको पूरा किया है कम से कम। मार्केट में अगर आपका जो सामान है वो फिनिश्ड नहीं है तो कभी नहीं बिकेगा। इफ आई एम नॉट फिनिशिंग द कोर्स फॉर यू देन यू विल नॉट वॉच माई चैनल।
then you will not watch this video because I'm not finishing the course and I'm in the middle of course. तो ये मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा कि इस चैनल को प्रमोट किया रहा है अभी, क्योंकि अभी तक इस पे कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है. सो जब तक सामान पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं होता है तब तक हम उसे फिनिश्ड गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. लेट सपोज अगर हमें ब्रेड बनाना है, अगर हमने ब्रेड को फिनिश्ड गुड्स माना है तो हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? आटा हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा. अब इस फ्लोर से हम क्या करेंगे? फिर धीरे धीरे ब्रेड बनाएंगे. जब तक फ्लोर से ब्रेड बनाने के प्रोसेस में पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तब तक आप कहेंगे तो ये जो है ऑब्जेक्ट ये अनफिनिश्ड ही रहेगा. ये ऑब्जेक्ट अनफिनिश्ड रहेगा. अगर फ्लोर से ब्रेड तक जाने में इतना समय लगा है एंड हम अभी तक यहाँ पे पहुँचे तो भी हमारा जो सामान है वो अभी तक अनफिनिश्ड ही है, इसको कोई खरीदने नहीं वाला. तो अनफिनिश्ड गुड्स क्या करते थे ऑफन जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, वो वहीं पे छोड़ देते थे. अब इनको मार्केट में ले जाके तो कोई फायदा है नहीं क्योंकि वो तो बिकेंगे नहीं. तो जहाँ पे साइट ऑफ प्रोडक्शन होता था वहीं पे वो लोग अनफिनिश्ड गुड्स को छोड़ दिया करते थे. तो जहाँ पे हमें बहुत भारी मात्रा में अनफिनिश्ड गुड्स भी मिले हैं वहाँ से भी हमें अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे खासे मात्रा में उस क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता होगा. लेट सपोज हमें अनफिनिश्ड लैडर्स मिले हैं तो हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे लैडर प्रोडक्शन होता होगा, यहाँ पे नागेश्वर एंड बालाकोट में लैडर प्रोडक्शन होता होगा. दिस इज बेसिकली द सिनेरियो. अब आगे आते हैं, इस बात को जानते हैं कि हाउ द मटेरियल्स वेर प्रोक्योर्ड, कैसे इन वैरायटी ऑफ मटेरियल्स को, क्योंकि हड़प्पन्स को अलग अलग क्राफ्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स की जरूरत होगी. तो हाउ डू द मटेरियल्स वेर प्रोक्योर्ड, कैसे, हाउ डिड द मटेरियल्स वेर प्रोक्योर्ड, कैसे मटेरियल्स को प्रोक्योर किया जाता था. दो तरीके होते थे, फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स एंड बाय सेंडिंग एक्सपेडिशंस. फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट में क्या क्या होता था? इसमें क्या होता था कि हड़प्पन्स ने कुछ कुछ जगह पे पहले एक्सपेडिशंस किए थे. एक्सपेडिशंस मतलब अपने पूरी टीम को भेजा था एंड वहाँ पे पता लगा लिया. लेट्स सपोज वहाँ पे नागेश्वर एंड बालाकोट में भेजा अपनी टीम को, वहाँ पे पता लग गया कि वहाँ पे शेल्स, बैंगल्स एंड लैडर्स को लेके अच्छे खासे खदान उपलब्ध है तो हम यहाँ से इन चीज़ों का रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. शॉर्तुगाई में उन्होंने भेजा तो शॉर्तुगाई में उनको लैपिस लजुलाई अच्छे खासे मात्रा में मिला. लोथल में उन्होंने भेजा तो वहाँ पे कार्नेलियन अच्छे खासे मात्रा में मिला. राजस्थान में उन्होंने भेजा तो वहाँ पे स्टेडाइट अच्छे खासे मात्रा में मिला. तो जब ये सारी चीज़ें उनको अच्छे खासे मात्रा में मिलने लगी तो व्हाट दे डिड बेसिकली, वो वहाँ पे साइट डेवलप करते हैं. नागेश्वर एंड बालाकोट में उन्होंने बैंगल मेकिंग साइट डेवलप कर दी, लैडल मेकिंग साइट मतलब लैडल को एक्सट्रैक्ट करने की, इसके रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने की साइट डेवलप कर दी. मेकिंग प्रोडक्शन की साइट तो अलग होती थी, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड एक होता है एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट, यानी कि जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे गोल्ड के बहुत बड़े खदान है तो हमने वहाँ पे पूरी की पूरी एक सेटलमेंट बना दी है कि जब भी हमें गोल्ड की जरूरत होगी तो हम यहाँ पे एक्सपेडिशन लॉन्च करेंगे एंड गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे. एक तरीका तो हो गया कि जो हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट थे वहाँ से हम उठा ले सामान. अब अगर हमें वहाँ से पूर्ति नहीं हो रही है सामानों की एंड ये जितने भी शहर है वो सारे शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बाउंड्री के विद ही लोकेटेड थे. अब अगर जो चीज़ ऐसी है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बाउंड्री के बियॉन्ड मिलती है उसके लिए क्या करते थे वो लोग, उसके लिए वो लोग एक्सपेडिशन सेट क्या करते थे, मतलब अपनी टीम को भेजते थे कि आप जाके टोले ने मतलब आप जाके रिसर्च करें एंड वहाँ पे पूरी तरीके से बारीकियों को देखें, देन में बताएं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ में खुदाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. तो जैसे साउथ इंडिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा मिलता था तो साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए वो लोग एक्सपेडिशन भेजा करते थे. कुछ गोल्ड खुद स्टार्ट करके रख लिया, कुछ वहाँ के लोकल रूलर को दे दिया. फिर राजस्थान में एक रीजन है हमारा झुंझुनू रीजन, तो वहाँ पे जो हरियाणा से लगता है, कालीबंगन से लगता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कॉपर बहुत अच्छा मिलता था. तो कॉपर वो लोग वहाँ से इंपोर्ट किया करते थे, मतलब वहाँ पे एक्सपेडिशन भेज के वहाँ से मंगाया करते थे. एंड फिर भी कॉपर की इनकी नीड्स फुलफिल नहीं होती थी. तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे जब फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे होंगे तो राजस्थान से जो, क्योंकि देखें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अपने लैंड में कॉपर नहीं प्रोड्यूस होता था, अपने लैंड में कॉपर का प्रोडक्शन बहुत कम था, नील के बराबर था. एंड राजस्थान में जो अलग कल्चर एग्जिस्ट करता था, शायद कोई जोधपुर कल्चर करके कोई कल्चर था वहाँ पे, तो वहाँ से वो लोग, इन्होंने अपना ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था और वहाँ से वो लोग कॉपर एक्सट्रैक्ट करते थे. लेकिन फिर भी वहाँ से इतना कॉपर नहीं बन पाता था कि जितनी भी नीड्स है डोमेस्टिक नीड्स उनको फुलफिल किया जा सके या एक्सपोर्ट किया जा सके. तो वो लोग क्या करते थे, कॉपर ओमान से मंगाते थे. जब आप फॉरेन ट्रेड देखेंगे देन यू विल सी कि ओमान एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था हड़प्पन्स का, ओनली बिकॉज कि यहाँ पे कॉपर बहुत इजीली अवेलेबल थे. ओमान बहुत बड़ा कॉपर का प्रोड्यूसर हुआ करता था. ये मेसोपोटामिया को भी कॉपर बेचता था, हड़प्पन्स को भी कॉपर बेचता था, इजिप्शियंस को भी कॉपर बेचता था एंड बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता था. तो दीज वे टू मेथड्स बाय विच द मटेरियल्स वर प्रोक्योर्ड. एक तो हमने एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट बना दिए है. नागेश्वर बालाकोट में हमने जब एक्सकेवेट किया तो पता चला यहाँ पे शेल मेकिंग के रॉ मटेरियल है, बैंगल मेकिंग के रॉ मटेरियल है, तो हमने उनके लिए सेटलमेंट बना दी कि जब भी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी हम यहाँ पे खुदाई करके निकाल लेंगे. सेम चीज़ हमने शॉर्तुगाई में लैपिस लजुलाई के लिए करी है, लोथल में कार्डेलियन के लिए करी है, राजस्थान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आता था उसमें स्टेटाइट के लिए करी है. अब यहाँ भी काम नहीं बनता था तो हम एक्सपेडिशंस लॉन्च क्या करते थे, साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए, राजस्थान में कॉपर के लिए. तो इस तरीके से हमारा काम होता था, इस तरीके से मटेरियल्स को प्रोक्योर किया जाता था. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आप जगहों को लोकेट कर ले. हियर इज अ मैप. मैपिंग पे तो हम एक पूरी की पूरी सीरीज लाने वाले हैं, आप केवल बने रहे. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बालाकोट सबसे पहले यहाँ पे आता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में. फिर नागेश्वर हमारा ना एकदम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज द गल्फ ऑफ खंबात.
बेसिकली गुजरात में 2 खाड़ी है, एक तो गल्फ ऑफ कैम्बे जिसको खंबात की खाड़ी कहते हैं, एक है कच्छ का गल्फ जिसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे कच्छ के खाड़ी के एकदम सीधे मुहाने पे पड़ता हमारा नागेश्वर। दोनों कोस्टल सिटी है तो इसीलिए यहाँ पे शेल मेकिंग और बहुत अच्छे खासे वातावरण होती थी। नागेश्वर एंड बालाकोट के बाद आप लोकेट कर ले तो यहाँ पे कालीबंगन है, उसके बाद शौर्तुगई है जहाँ से लैपिस लजूलाई एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा। फिर हमारे पास राखीगढ़ी है, रोपड़ है, बनावली है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी जगहों से यहाँ पे आप देखेंगे तो सोमनाथ भी एक बहुत बड़ा साइट हुआ करता था, शुद्धगागेंद्र जो कि सबसे वेस्टर्न साइट है एंड शौर्तुगई सबसे नॉर्दर्न साइट है। यहाँ पे नीचे आप आ गए तो दाइमाबाद पड़ता है एंड इस तरफ एक आलमगीरपुर पड़ेगा यूपी में। So this is basically the methods by which Harappans used to procure raw materials which were not found within their homeland. Thank you for watching. Have a great day. If you like the video, then please press the like button. And if you are not subscribed yet, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट्स हम और डालते रहते हैं। हमारे पास IDTV है, हमारे पास ऐसे कंटेंट्स है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको हम सिंप्लीफाइड मैनर में कोशिश करते हैं आपको समझाने की। सून हम MCQ सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे। फिर हमारा प्लान है कि हम लोग एक डाउट सेशन भी लॉन्च करें जिसमें हफ्ते में 1 या 2 सेशन लिए जाएं। जिस भी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग पहले मिलकर प्री डिसाइड कर लेंगे एंड फिर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एंड दिस वुड बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।